जय हिंद आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग मस्त तरीके से अपना अपना स्टडी करते होंगे। तो चलिए आज मैं पुनः आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर लेके आ चुका हूँ, जिस चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता, है ना? इससे पहले हम आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जिस चैप्टर का नाम था नंबर 1 पाषाण काल, नंबर 2 सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है? ये 2 चैप्टर हम आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ा दिए हैं। वो 2 चैप्टर खत्म हुआ, आज तीसरा चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता, ठीक है? क्या नाम है? वैदिक सभ्यता। तो आप लोग इस क्लास को सही तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, समझ गए ना? पूरा शुरू से लेके अंत तक आपको इस क्लास को देखना है, समझ गए ना? डट के एकदम इस क्लास को सही तरीके से करना है, ठीक है? तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और जो बच्चे क्या कहते हैं चैनल पे जो आए हैं, जो इस क्लास को देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी क्लास आप लोगों के बीच लेके आएंगे और अपलोड करेंगे, वो आप लोगों के बीच सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग उसको ज्वाइन करके पूरी तरीके से क्लास कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वैदिक सभ्यता। अब मान के चलिए आप जो वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये बात आना चाहिए कि ये जो हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, ये वैदिक सभ्यता के आखिर संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? वैदिक सभ्यता काल के संस्थापक कौन थे? तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आना चाहिए। तो समझ लीजिए आप कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? तो आर्य थे, ये आर्य समाज के लोग थे, ठीक है? आर्य जो थे वो वैदिक सभ्यता के क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आर्य शब्द की उत्पत्ति। अब मान के चलिए कि आप तो कह दिए कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, लेकिन आर्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ये भी हमको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझ गए ना? तो आर्य शब्द की उत्पत्ति जो हुआ वो संस्कृत से लिया गया है, समझ गया ना? जैसे आप देख लीजिए ना कि आर्य शब्द की उत्पत्ति अरि हिजोर यह से मिलके बना है क्या? आर्य बना है। क्या बना है? आर्य बना है, ठीक है? और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है, आर्य का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। कोई दिक्कत? आर्य एक संस्कृत शब्द है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है वैदिक सभ्यता। क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को समझने का प्रयास करेंगे सही तरीके से, समझिएगा। वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता जो है ना 2 प्रकार के थे। एक तो ग्रामीण सभ्यता थे, क्या थे? ग्रामीण सभ्यता। और दूसरा था लौह युगीन सभ्यता। क्या थे? लौह युगीन सभ्यता थे। अब समझिएगा यहाँ पे मेन चीज आपको क्या समझना है, सो समझा देते हैं आपको हम। मेन चीज आपको समझना है कि आर्यों का मूल स्थान कौन था, यानी आर्यों का मूल स्थान क्या था? आर्यों का मूल स्थान क्या था? इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति का अलग अलग कहना है। कोई कुछ कहे हैं, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे हैं, समझ गए ना? कोई सटीक जानकारी कोई अब तक नहीं बताए हैं, ठीक है? सभी का अलग अलग कहना है, सभी का अलग अलग मानना है कि आर्य समाज का मूल स्थान यहाँ पे थे, किसी का कहना यहाँ था, किसी का कहना वहां था। बस ऐसे ही देख लीजिए ना। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक को देख लीजिए आप, कि बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि आर्यों का जो मूल स्थान था, जो निवास था, वो कहाँ था? तो उत्तरी ध्रुव पे था। कहाँ था? उत्तरी ध्रुव पे था, ठीक। उसके बाद दूसरा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, इसका कहना है कि देखिए, ये जो आर्य समाज है ना, ये तिब्बत के थे रहने वाले। कहाँ के थे? तिब्बत के थे रहने वाले, यानी तिब्बत के मूल स्थान है। अब बताइए किसका बात मानिएगा? आपको तो लेके चलना पड़ेगा सबका। उसके बाद देखिए एक और विद्वान आया, जिसका नाम था मैक्स मुलर। ये आपको जर्मनी के विद्वान है, ठीक है? तो एक विद्वान आया, मैक्स मुलर कहता है नहीं नहीं आप लोग गलत हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? ये जो आर्य समाज है ना, ये आपको मध्य एशिया का मूल निवासी है। कहाँ का है? तो एशिया का मूल निवासी है, माने मध्य एशिया का। आगे है, उसके बाद बोलता है कि नहीं आप सब गलत हैं। पी गाइल्स कहते हैं, इसका कहना है कि देखिए, ये जो आर्य समाज है, ये आर्य समाज आया है हंगरी से। कहाँ से? हंगरी से, यानी हंगरी जो है आर्य समाज का मूल स्थान है। अब बताइए, तो इसका ये कहना हो गया। हाँ, और ये भी कहता है पी गाइड्स कि हंगरी में जो है ना एक डेन्यूब नदी है, उसी घाटी के किनारे जो है ना उन लोगों का मूल स्थान था आर्य समाज का, ठीक है? उसके बाद
पेंका और हट ये दोनों मिलकर कहता है नहीं आप सब के सब गलत हैं, ऐसा नहीं है। पेंका और हट कहता है देखिए ये जो आर्य समाज है ना ये आया है जर्मन से, है ना। जर्मन एक जगह का नाम है स्कैंडिनेविया, वहां से आया है, यानी वहां का मूल निवासी है। बात समझ रहे हैं ना। तो उनका ये कहना था। उसके बाद आया गंगानाथ झा। गंगानाथ झा भी कुछ और अलग अलग ही तरह का बात बोल रहा है यहाँ पे। तो इसका कहना है गंगानाथ झा का, इसका कहना है कि ब्राह्मणसी देश के थे, ठीक। इसका ये कहना है। उसके बाद आ जाइए एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं हम लोग, तो वो एनसीईआरटी के अनुसार कहा गया है कि आर्य समाज का जो मूल स्थान था वो अल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास है। यूरेशिया के पास आर्य का मूल स्थान है, एनसीईआरटी का तो ये कहना है। उसके बाद आ जाइए आप डॉक्टर अविनाश चंद्र और वह संपूर्णानंद, ये दो विद्वान थे। कौन कौन? डॉक्टर अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। इन दोनों का कहना है कि आर्य समाज का मूल स्थान जो है वह सप्त सैधम प्रदेश है। कोई दिक्कत? सभी का अलग अलग कहना है। उसके बाद भगवान दास गिडवानी आया। कौन आया? भगवान दास गिडवानी। इसने जब आया ना तो इसने एक बुक क्या लिख दिया, इसने बुक लिखा जिसका नाम था द रिटर्न ऑफ आर्यंस। द रिटर्न ऑफ आर्यंस। अब देखिए इसका क्या कहना है, इसका बहुत बड़ा दावा है। किसका? भगवान दास गिडवानी का। इसका बहुत बड़ा दावा है। इसका कहना है कि देखिए आप लोग किसी का बात मत मानिए, आप मेरा बात मान लीजिए, मेरा ही बात आपको 100% सही होगा। तो क्या कहा ये भगवान दास कहता है कि देखिए आर्य समाज का जो मूल स्थान था, यानी आर्यों का जो मूल स्थान था वो भारत का था, यानी भारत का ही बताया है। बोलता है आर्य कहीं का नहीं थे, ये भारत का ही मूल स्थान है आर्य लोग, ठीक है। यानी आर्य का जो मूल स्थान है वो भारत का है, ठीक है, यानी भारत को बताया है। बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए उसके बाद देख लीजिए, तो भगवान दास गिडवानी ने एक बुक लिख दिया था द रिटर्न ऑफ आर्यंस, उसी में बताया है कि आर्यों का मूल स्थान भारत को बताया है, ठीक है, भारत का है, ठीक। आगे वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी। देखिए वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी आपको सारा का सारा वैदिक साहित्य में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो वैदिक साहित्य में मिलेगा, ठीक। और आगे देखिए आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए वेद 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 4। ऋग्वेद। कौन? ऋग्वेद। उसके बाद आप बताइए यजुर्वेद कहाँ है जी? इधर कहीं लिखे होंगे ऋग्वेद, नहीं लिखे हैं? एकदम लिखे होंगे जी, हाँ है ना यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना यहाँ पे। यानी 4 गो वेद है। कितने हैं? 4 वेद है। देखिए यहाँ लिखे हैं ना, वेद की संख्या कितना है? 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। कोई दिक्कत? अब समझिएगा यहाँ पे ब्रह्म ग्रंथ कितने हैं। ब्रह्म ग्रंथ का कोई जो है क्या कहते हैं यहाँ पे एक प्रकार से मान लीजिए कि इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं आया है, ठीक है, कि कितना है ब्रह्म ग्रंथ का, ठीक। उसके बाद है अरण्य ग्रंथ, इसका भी कोई जो है एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला है, ठीक है। इसका कोई जो है अभी तक फिक्स जो है डेटा नहीं निकल के सामने आया है। उसका बाद उपनिषद, उपनिषद 108 है। कितना है? उपनिषद 108 है। उसका बाद वेदांग, वेदांग 6 है। कितना है? 6 है। पुराण 18 है। पुराण कितने हैं? 18, यानी पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अरण्य ग्रंथ की संख्या कितनी है? पता नहीं, कोई कल्पना नहीं किया जा सकता इसके बारे में। ब्रह्म ग्रंथ की संख्या कितनी है? पता नहीं, इसका फिक्स अभी तक डेटा निकल के सामने नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद है स्मृति ग्रंथि। क्या है? स्मृति ग्रंथि। तो स्मृति ग्रंथि की संख्या कितनी है? तो 24 है। कितनी है? तो 24 है, ठीक है। तो ये आपको संख्या भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा आप लोग। आगे है वेदों का संकलन कर्ता या रचिता। अब समझिएगा यहाँ पे कि आखिर वेद का रचिता कौन है। यानी संकलन का मतलब वही होता है संकलन करता, समझ गए बात को। या रचिता कौन है इसका? वेद का। तो इसका वेद का रचिता है महर्षि कृष्ण। कौन? महर्षि कृष्ण। और देवपायन वेद व्यास, देवपायन वेद व्यास है, ठीक है, इसकी रचिता है। आगे देख लीजिए वेदों के अन्य नाम भी पढ़ा है बाबू। वेदों का अन्य नाम भी है जो कि आपको हो गया अपौरुष, आगे है श्रुति ग्रंथि, आगे है संहिता। अब यहाँ पे देखिएगा कि अपौरुष का मतलब क्या होता है। अपौरुष का मतलब होता है जिसे पुरुष ने नहीं लिखा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष ने लिखा हो तो स्त्री लिखा होगा, नहीं। यानी कहने का मतलब है कि वेद को कोई नहीं लिखा है। बात समझ गए ना? ये ब्रह्म के मुख से जो निकला था हुआ जो आवाज था उसी को क्या कर दिया है, एक प्रकार से लिख दिया गया है। तो अपना मन से कोई नहीं लिखा है।
बात समझ रहे हैं ना? मैंने ब्रह्म के मुख से जो आवाज निकला वो दिखाया है ना? उसी का रचिता हुआ है। तो इसीलिए अपुरुष कहा गया है। श्रुति ग्रंथि का मतलब तो सुन सुन के लिखा गया है। जैसे मान के चलिए आप अभी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अभी हम जो यहाँ से बोल रहे हैं, आप इंग्लैंड में भी रहिएगा ना, तो आप वहां भी मेरा आवाज को सुन पाइएगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल में देख रहे हैं। हम जो यहाँ बोलेंगे, जो जो चीजें यहाँ पे करेंगे या क्या कहते हैं बोलेंगे, वो सारा का सारा आप वहां पे भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन है। आखिर क्या ऐसा मामला है? इसका मतलब एक चीज के अंदर कोई ना कोई शक्ति होगा, कोई ना कोई तो ऐसा चीज सॉफ्टवेयर होगा जिसके कारण आप इंग्लैंड में हैं, हम भारत में हैं, फिर भी आप हमको वहां पे देख रहे हैं, लाइव ऑनलाइन देख रहे हैं। इसका मतलब इसके पीछे क्या है? शक्ति है। तो उसी प्रकार से सेम वेद जो लिखा गया था, तो वो एक प्रकार से ब्रह्म के मुख से आवाज निकला था और सुन सुन के उसको लिखा गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? संहिता, और संहिता मैंने कहानी भी एक प्रकार से क्या कर दिया गया? बना दिया गया। ठीक है, लिख दिया गया। उसका था वैदिक काल। अब समझिएगा आप, मेन चीज ये है कि वैदिक काल जो है इसका सेशन कब से कब तक रहा? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा। यानी वैदिक काल सभ्यता जो चला वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक चला। तो वैदिक काल को दो भाग में बांट दिया गया है। नंबर एक पूर्व वैदिक काल, नंबर दो उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है ऋग वैदिक काल। क्या नाम है? ऋग वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का कोई अन्य नाम नहीं है। ठीक है, समझिएगा। पूर्व वैदिक काल जो है ना बाबू, यानी ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा से पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला। कौन बताइए? हाँ, पूर्व वैदिक काल। ठीक, आगे है उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल जो है ना 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ लीजिएगा कि पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के क्या कहते हैं 1000 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का सेशन रहा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका कि पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग्वेद का संकलन किया गया है। यानी पूर्व वैदिक काल में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद के बारे में ही अध्ययन किया गया है, ऋग्वेद का ही संकलन किया गया है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, चलिए आगे है। पूर्व वैदिक काल सबसे प्राचीन वेद है। समझिएगा, ऋग्वेद जो है बाबू सबसे प्राचीनतम किताब है ऋग्वेद। समझ रहे हैं ना? सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सा है? तो ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन है ना? सबसे प्राचीन क्या है? तो वेद है। आगे है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों का संकलन किया गया है। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल में आया, इसमें 3 भागों में बांट दिया वेदों को, जिसका पहला नाम है यजुर्वेद, दूसरा नाम है सामवेद, तीसरा नाम है अथर्ववेद। कोई दिक्कत? तो 3 वेदों में बांट दिया गया जिसका नाम था यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, अब आगे देखिए, आगे 4 वेद। तो 4 वेद, अब पहले ये समझ लीजिएगा कि वेद शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तो वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। कहां से हुई है? तो विद धातु से हुई है। कहां से हुई है? विद धातु से हुई है। समझ रहे हैं ना? ये सब प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि बताइए कि वेद शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो विद धातु से हुई है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है कि इसमें देवताओं की, किसकी? देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्र मिलते हैं। यानी देवता सबका जो मंत्र होता है ना, वो सब आपको ऋग्वेद में ही मिलेगा। किसमें मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। स्तुति का मतलब होता है प्रार्थना। ठीक है, जितने भी प्रार्थनाएं हैं, जितने भी मंत्र है देवी देवताओं का सारा किसमें इनपुट है? तो ऋग्वेद में है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मंडल। अब इसमें देखिएगा, ऋग्वेद में मंडल, मंडल का मतलब चैप्टर होता है, अध्याय होता है। समझ रहे हैं ना? उस ऋग्वेद जो बुक है उसमें कुल कितने अध्याय है? 10 है। कितने अध्याय है? 10 है। और उसमें सूक्त, सूक्त का मतलब होता है गीत। सूक्त का मतलब क्या होता है? गीत होता है जी। तो कुल कितने गीत है? 1028 गीत है। कितने गीत है? 1028। अध्याय कितना है? 10। कोई दिक्कत? गीत कितना है? 1028। उसका ऋचाएं, ऋचाएं का मतलब होता है श्लोक। क्या होता है? श्लोक होता है, श्लोक, श्लोक। तो श्लोक कितने हैं? 10,562 श्लोक हैं। ठीक है, अगर लगभग में चल जाइएगा तो 10,600 होगा।
कितना होगा 10,600, यानी श्लोक कितने हैं 10,600 लगभग, एग्जैक्ट कहिएगा तो 10,462, ठीक है, लेकिन लगभग में उसको मान लीजिए आप, हो सकता है कि ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसलिए सीधा कर दीजिए लगभग 10,600, ठीक है। और अध्याय कितने हैं 10, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, ऋग्वेद में अध्याय कितने हैं 10 है, श्लोक कितने हैं 10,462, 10,600 लगभग 10,600 और इसमें क्या कहते हैं गीत कितने हैं 1,028 है, कितने हैं 1,028 है। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया ना सही तरीके से समझ में। इसी प्रकार से आपको समझ में आते ही रहेगा। वैदिक काल में मात्र हम जो है ना 2-3 क्लास और लेके आएंगे, वैदिक काल को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। इसलिए आप सब हमसे जुड़े रहिए, इतिहास का हर एक टॉपिक को खत्म करने वाले हैं, समझ गए ना। चाहे आप इतिहास का क्लास हमसे कर सकते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब के माध्यम से इतिहास का कर सकते हैं, है ना, उसका स्टैटिक जीके हो गया उसका कर सकते हैं, पॉलिटी का कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स का कर सकते हैं। फिलहाल ये 4 चैप्टर का कर सकते हैं, 4 सब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम आपको लगातार हिस्ट्री का क्लास लेके हम आएंगे और स्टैटिक जीके का क्लास लेके आएंगे, लगातार कंटिन्यू रहेगा ये 2 विषय जो है कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्लास में जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम यहीं से आप लोगों को बाय बाय करना चाहेंगे और यहीं पे हम क्लास को खत्म करना चाहेंगे। तो इसलिए जो भी बच्चे अब तक देख रहे हैं इस क्लास को, अगर अच्छा लगा हुआ होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या नहीं तो अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। जिसको क्लास अच्छा लगा होगा वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि वहां तक भी वीडियो पहुंचे, वहां तक भी क्लास पहुंचे और उन लोगों को भी लगे कि नहीं क्लास हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आप लोगों के बीच क्लास लेके आएंगे। अगर आप लोग हमारे सपोर्ट कीजिएगा, अगर क्या कहते हैं लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दिन प्रतिदिन जो है इंक्रीज करते जाएगा चैनल, तो इससे हमको लगेगा कि नहीं विद्यार्थी वगैरह जो है मतलब मेरा बात को सुन रहा है और जो है आगे तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से और हम जो है मोटिवेट होकर के और जुनून में जो है ना एक नया नया चैप्टर लेके आएंगे और आप लोगों के बीच पेश करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, और आप लोग मस्त तरीके से अपना अपना स्टडी कीजिए। थैंक यू।